Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel, Panisha for Competitive Examinations, and I am Piyush. So this is going to be the second session of your particular series of the GK Panisha 4.2, right? तो अब ये जो सीरीज है इसमें हम मेजरली जो भी एसएससी में रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा इवन एसएससी के अलावा आपको पता है अभी जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो चेंज होगी, तो अगर चेंज होती है तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पे जो अदर टेस्ट सीरीज जो हम अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं एनटीए के होते हैं या अभी सीएसआईआर का एग्ज़ाम हो गया या टीसीएस नहीं, यहाँ पे आपका आईसीएआर वगैरह के एग्ज़ाम कराए थे, है ना? तो इनमें भी जिस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, या फिर जो अभी आपका आईबी का एग्ज़ाम हुआ है आईबीएसीआईओ, है ना? तो इनके भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होंगे। आई होप आपको ये सारी जानकारी होगी। तो बस आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का ये सेकंड सेशन है, राइट? हमने पहले वाले सेशन में इतनी सारी चीज़ें कवर की थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट है तो आप मुझसे एक बार पूछिएगा। अच्छा जी, आज का पहला क्वेश्चन ये है, द फेमस सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर द प्रयाग प्रशस्ति इज ऑल्सो नोन एज द। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कम से कम 3-4 बार आ चुका है ना? 2022 से 2023 में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति को और क्या बोला जाता है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हम इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे इससे भी गेस कर सकते थे कि भाई प्रयाग लिखा है, तो प्रयाग का डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा? इलाहाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद या बिठूर? तो इलाहाबाद से ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये भी आप एक थोड़ा-सा लॉजिक लगा सकते थे। अच्छा, अब आप एक बात यहाँ पर समझिएगा, कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मतलब इन क्वेश्चंस के अलावा और भी 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं और ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये जो बेसिकली पिलर है ना, ये इस तरीके से पिलर है, ठीक है? नीचे की थोड़ी-सी ज़्यादा यहाँ पे जो है इसकी सर्कमफ्रेंस है, ऊपर की थोड़ी-सी कम है। नाउ इस पिलर पे क्या है, जो आपको सबसे पहले इसमें इंस्क्रिप्शंस किए गए, वो तो कराए अशोका ने, ठीक है? यानी कि इस पिलर पे अशोका के भी इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है? जो इलाहाबाद पिलर है। तो इसमें अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है ना, आपको अगर आपने गोल्डन बुक ली हुई है, उसमें जो मैंने आपको बिल्कुल फेज़ 1 करके जो आपको हिस्ट्री का मॉड्यूल मिलेगा, फेज़ 1 का पहला चैप्टर ही ये है, इंस्क्रिप्शंस वाला। तो उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया अशोका के जो बेसिकली मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो उसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स में 1 टू लेके 6 तक आपके इसी पिलर पे लिखे हुए हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट 1 टू 6 है वो किस पे है, तो अगेन वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे है। अच्छा, अब ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इस पे 3 राजाओं ने के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। पहला तो अशोक हो गया, मौर्य साम्राज्य का, फिर गुप्ता एम्पायर का आते हैं अपने अपने ये समुद्रगुप्त, ठीक है? तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त। यहाँ से भी अब 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि लेट्स से अगर इस पोर्शन में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में इंस्क्रिप्शन है ये, तो ये लिखा किसने था और इसको क्या बोला जाता है? तो सिर्फ़ जो हमें जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है, उस जानकारी को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है? यानी कि एक ऐसा पिलर है, इस पे लेट्स से यहाँ पर अशोक के बारे में लिखा है, यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, यहाँ पे जहांगीर के बारे में लिखा है, इस तरीके की बात है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये तो हो गया आपका अशोका के, ये इनको हम बोलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है? जो समुद्रगुप्त का पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ओके? तो क्वेश्चन ये आता है समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, ये किसने लिखी हुई है? तो याद रखिएगा, ये जो समुद्रगुप्त के वहाँ पे कोर्ट में एक पोएट हुआ करते थे, हरिसेन, इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो थर्ड यहाँ पे रूलर है वो आता है आपका जहांगीर, मुगल एम्पायर से। तो जहांगीर ने भी जो है अपने बारे में यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस कराए। तो इन 3 राजाओं के बारे में हमें बेसिकली यहाँ पे जानकारी मिलती है। आई होप अब आपको थोड़ी-सी बातें क्लियर होंगी। चलो, तो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। एक बार आप सिलेक्शन पोस्ट का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है उससे उठा करके देखेंगे, और ये एसएससी सीएचएसएल में भी आया हुआ है, यानी कि ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा।
और ये तो रिसेंटली ही जो आपका ये हुआ था ना, उम, अगस्त 2023 में हुआ था, उसमें आया हुआ है। और फिर सिलेक्शन पोस्ट जो आपका जून में हुआ था आई गेस। तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस याद रखिएगा, कौन है फादर ऑफ मॉडर्न डांस इंडिया में? उदय शंकर। उदय शंकर, ये रविशंकर का आपने नाम सुना होगा, है ना, म्यूजिशियन है जो रविशंकर। अच्छा मुझे ये बताइएगा किससे एसोसिएटेड है रविशंकर जी? तो रविशंकर जी के भाई हैं उदय शंकर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न डांस बोला जाता है। इन्होंने बेसिकली किया गया था कि इन्होंने जो हमारा क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस प्लस वेस्टर्न डांस को मिला करके कुछ इन्होंने डांस का इंट्रोडक्शन किया था। और इन्होंने पहली इंडियन डांस कंपनी भी ओपन की थी। तो याद रखिएगा, हु फाउंडेड फर्स्ट इंडियन डांस कंपनी, ठीक है। तब भी आपका आंसर क्या होगा? उदय शंकर जो है आपका इसका आंसर होगा। और इनको लेटर ऑन जो है 1971 में पद्म विभूषण भी मिला। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है। ऑल्दो क्वेश्चन हमेशा यही रिपीट होगा, या तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया, या फिर हु फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन डांस कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कुंचु कुरूप, ठीक है। इनको गुरु कुंचु कुरूप भी बुलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल भी 2023 में एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछ लिया गया। अब देखो यहाँ पे ना, जो जो ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब वो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट भी होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कुंचु कुरूप जी के बारे में बात कर रहे हैं। कुंचु कुरूप, तो याद रखिएगा इनका ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि कुंचु कुरूप किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये तो एक एक तो ये क्लासिकल डांसेस परफॉर्म करने में से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब उन क्लासिकल डांसेस में भी कौन सा डांस जो है ये परफॉर्म करते हैं? तो कथकली डांस को ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? कथकली। कथकली आपको पता ही है कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है कथकली? भाई केरला का है। केरला में मेजरली कहाँ पर आपका ये परफॉर्म किया जाता है? टेम्पल डांस भी कहा जाता है इसे केरला का। एक क्वेश्चन ये भी आता है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पल डांस ऑफ केरला, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखे कि भाई टेम्पल डांस ऑफ केरला कौन सा है, तो आप फटाफट से लगा के आ जाओगे कथकली है। नाउ कथकली के भी दो फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से दो फॉर्म होते हैं? रामा अट्टम, रामा अट्टम एंड आपका कृष्णा अट्टम, ठीक है। कृष्णा अट्टम, तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कई बार पूछा गया है कि रामा अट्टम किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है या कृष्णा अट्टम किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा भाई कथकली से एसोसिएटेड है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका एसएससी में ही पूछा गया था कि एक बात बताइए भाई, कौन से किस रिलीजियस टेक्स्ट को, किस रिलीजियस टेक्स्ट पर बेस्ड है आपका कथकली क्लासिकल डांस, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या हमारे जो बेसिकली पुराण हैं, उसमें जो रामायण और महाभारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। महाभारत, रामायण एंड महाभारत। तो बेसिकली कथकली में क्या होता है, इन दोनों ही महाग्रंथों का एक तरीके से नरेशन होता है ना। तो याद रखिए किस कौन कौन से, रामायण और महाभारत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात? और अच्छा, एक 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 और लिख लो यहाँ पे कथकली से। अगर आपसे पूछा जाए कथकली को बेसिकली रिवाइव करने वाले पर्सन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली ट्रेंड चला है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाने का। कथकली को रिवाइव किसने किया है? तो याद रखिएगा आप यहाँ पे वी एन मेनन का नाम आता है, ठीक है। वी एन मेनन ने रिवाइव करने का काम किया है कथकली को। एक बार मैं आपको सारे ही जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। चलो बता ही देता हूँ, है ना, क्या ही आपसे पूछना। अब यहाँ पे हम कथकली की बात कर रहे हैं, राइट। तो कथकली का रिवाइवल का श्रेय जाता है वी एन मेनन जी को। और अगर हम कथकली के इंपॉर्टेंट पर्सन्स की बात करें जो इनसे एसोसिएटेड हैं, एक तो हमारे गुरु कुंचुक रूप जी हो गए, ठीक है। दूसरे हो गए गोपीनाथ, गोपीनाथ। और थर्ड आप लिख लीजिए रीता गांगुली, रीता गांगुली, है ना। ये और भी लोग हैं, मतलब मैं आपको बस वो नाम बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, ओके। फिर आप आ जाइए अपने भरतनाट्यम पे। भरतनाट्यम, अच्छा एक बात बताओ, भरतनाट्यम कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? तो भाई इसका ओरिजिन है तमिलनाडु का, है ना, तमिलनाडु का। और अगर मैं पूछूं इसे रिवाइव जो है, बेसिकली भरतनाट्यम को रिवाइव किसने किया, तो यहाँ पे नाम आता है कृष्ण अय्यर का। कृष्ण अय्यर,
कृष्णा अय्यर, मतलब ऐसा कुछ बेसिकली नाम है। आई एम सॉरी अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होती है तो। और रुक्मिणी देवी का, है ना, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ना देखो, रिवाइवल वाले क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द क्लासिकल डांस रुक्मिणी देवी इज एसोसिएटेड, या फिर कृष्णा अय्यर इज एसोसिएटेड। अगर आप वीएन मेनन जी को देखो तो ये कथकली से भी एसोसिएटेड हैं, एज वेल एज मोहिनी अट्टम से भी एसोसिएटेड हैं, ठीक है, मोहिनी अट्टम से। तो कुछ ऐसे ऐसे पर्सन भी हैं जो आपको दो दो जगह दिखेंगे, तो उसमें ऐसा टेंशन लेने का नहीं है। वीएन मेनन जी का नाम आपको मोहिनी अट्टम में भी दिखेगा। तो मोहिनी अट्टम कौन से स्टेट का है, तो याद रखना है केरला का है। अच्छा, और भरतनाट्यम से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत बार पूछा गया, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका लक्ष्मी विश्वनाथन है, लक्ष्मी विश्वनाथन, ओके, इनको आप नोट करिएगा, है ना, हमेशा अपने पास में पेन और पेपर लेके बैठना है। और फिर यही दो मतलब मेजरली पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, आपका ये है सेकंड नंबर, भरतनाट्यम हो गया। फिर हम आते हैं कुचिपुड़ी पे। कुचिपुड़ी, बताओ भाई कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है, तो भाई आंध्रा का है। आंध्र प्रदेश को मैं पी ही लिख देता हूँ। अच्छा, आंध्र प्रदेश में है, और ये मतलब किन किन का हाथ है इसको रिवाइव करने के पीछे, तो बाला सरस्वती जी का यहाँ पर नाम आता है, बाला सरस्वती। और इनके अलावा जो रागिनी देवी हैं, ठीक है, तो अगर आपको दिखे कि रागिनी देवी या बाला सरस्वती जी किससे एसोसिएटेड हैं, तो भाई कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं, ठीक। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स में नहीं, अगर बात करें तो इंद्राणी रहमान जी का नाम अक्सर हमें देखने को मिलता है, इंद्राणी रहमान, ठीक। एक ही नाम अगर आप रखेंगे तो चलेगा। फिर अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ओडिसी की बात कर लेते हैं, है ना। उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का है, सीधी सी बात समझ में आती है, ओडिशा का है। अच्छा जी, ओडिशा में अगर हम बात करें कौन इसके रिवाइवल के लिए फेमस है, चार्ल्स फैब्री, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, चार्ल्स फैब्री किससे एसोसिएटेड है, तो याद रखनी है ये वाली बात। अच्छा, इसमें एक केलू चरण मोहापात्रा जी का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, केलू चरण मोहापात्रा। अच्छा, मोहापात्रा देख के आपको समझ आता भी होगा, मोहापात्रा जी कहाँ के हो सकते हैं, ओडिशा के हो सकते हैं। आप थोड़ा सा ना ऐसे कॉमन सेंस लगाओगे ना, दैट इज नॉट कॉमन दैट मच, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको कई चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, है ना। अच्छा, केलूचरण मोहापात्रा जी हो गए, और इसमें पंकज चरण दास जी का नाम याद रखिएगा, पंकज चरण दास, ठीक। अच्छा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ी लिस्ट दे दूंगा कि अरे भाई इतने सारे लोग इस डांस से एसोसिएटेड हैं, कुछ सिलेक्टेड नाम दूंगा, वही आपके एग्जाम में आएगा अभी, ठीक। और फिर आप ले लो अब, ओडिसी हमने कर लिया, कथकली कर लिया, कुचिपुड़ी कर लिया, भरतनाट्यम कर लिया, कथक, राइट, कथक। कथक बताओ भाई कहाँ से एसोसिएटेड है, तो कथक आपको पता ही होगा, यूपी से एसोसिएटेड है ना। अगर हम इसके रिवाइवल की बात करें तो यहाँ पे लीला सोखे जी का नाम आता है, लीला शोखे जी का, ठीक। और अगर हम बात करें इनसे एसोसिएटेड कौन सी प्रोमिनेंट हस्तियां हैं, तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भाई बिरजू महाराज जी कौन से डांस से एसोसिएटेड हैं, तो याद रख लीजिए कथक से एसोसिएटेड हैं, बिरजू महाराज जी हो गए, अपने लच्छू महाराज जी हो गए, लच्छू महाराज जी हो गए। इसके अलावा सितारा देवी हो गई, सितारा देवी, और इनके अलावा अपनी दमयंती जोशी जी हो गई, दमयंती जोशी, ठीक है। इन चार नामों को बिल्कुल रट लो, है ना। कथक में इनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ना, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बहुत सवाल आए हुए हैं भाई। और इवन आपको इनके बारे में ये भी याद रखना है कौन से घराने के थे, ये सवाल भी आ चुका है, लखनऊ घराने के थे। एक्चुअली में क्या है कि जो बिरजू महाराज जी के पिताजी थे, अच्छन महाराज कहते थे इन्हें, अच्छन महाराज ये कोर्ट डांसर थे, अच्छन महाराज, ठीक है, राइट। तो ये लखनऊ घराने के थे। फिर लच्छू महाराज भी इनके चाचा थे, है ना। तो आई गेस ये सब आपको पता ही होगा। ये याद करने में क्या होता है ना, जब हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो याद रखने में आसानी होती है। अच्छा, कथक के बाद बात करते हैं अपने सत्रिया की, ठीक है, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, आई होप आपको पता होगा, असम का है। और इनसे ज़्यादा एसोसिएटेड पर्सन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इवन अगर आप याद रखना चाहें
तो आप शंकर देव का नाम जो है याद रख सकते हैं, इवन इतना नहीं आता, ठीक है। रिवाइवल के लिए जो है ये फेमस हैं सत्तरिया के, बट अगेन इतना तो नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाए। मोहिनीअट्टम की आई गेस मैंने ऊपर बात की है क्या? अच्छा, मोहिनीअट्टम के बारे में हमने पूरी बातचीत नहीं करी है, तो देख लो भाई मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का आपका ये क्लासिकल डांस है भाई? केरला का है। अच्छा, एक दो नाम और आप इसके बारे में याद रखिएगा। वीके मैनन तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कल्याणी अम्मा का नाम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एक्चुअली क्वेश्चन यहीं से आता है, कल्याणी अम्मा जी किससे एसोसिएटेड है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो जयप्रभा मेनन जी का नाम याद रख सकते हैं यहाँ से, जया प्रभा मेनन जी, ठीक है। ये बात हो गई। और कोई बच रहा है क्या? ये हो गया, ये हो गया। मैंने आपको कथक, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा, मतलब ओडिशी, एक रहता है ना, कौन सा रह गया? ओके, मैं वेट अ सेकंड, एक सेकंड देना मेरे को, कौन सा कोई छूट रहा है क्या? ओके, यहाँ पे आपका मणिपुरी रहता है। मणिपुरी की अगर हम बात करें, पता ही है भाई मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक। और अगर हम इससे एसोसिएटेड फेमस पर्सन्स की बात करें तो आपके राजा भागचंद्र करके आप इनको याद रखिएगा नाम, राजा भागचंद्र, ठीक है। ये नाम आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और तो इसमें कुछ ऐसा बहुत क्वेश्चंस इससे नहीं आए हैं। गुरु विपिन सिंह का नाम याद रख सकते हैं, गुरु विपिन सिंह, ठीक है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैंने ऊपर करा ही दिए हैं। तो ये हो गई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्लासिकल डांसेस के बारे में। अगले सवाल पे आते हैं। देखो भाई, एक तो हम एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट आई थिंक ज़्यादा कर लेते हैं क्या, एक बार कमेंट करके बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्टेड द 3 डे सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन? ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस स्टेट ने यहाँ पे कैंसो कॉन्फ्रेंस का होस्ट किया। ओके, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को डालने का जो मेन लॉजिक है ना वो ये है कि ये आपका 1 से लेकर के 3 नवंबर 2022 का पूछा गया, यानी कि बेसिकली क्वेश्चन आपसे है कि 2022 में किस स्टेट ने इसको होस्ट किया, तो ये तो सीधा आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक। अब आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? 2023 का आ सकता है, 2022 का पूछ चुका है तो 23 का पूछ सकता है। तो 2023 का हुआ है जुलाई में, और ये अपना बाली इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक। बाली इंडोनेशिया, सिर्फ यही बात आपको मुझे बतानी थी, इसलिए ये वाला एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया था। ओके, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज इम्प्लीमेंटेड बाय जीओआई इन 2015 टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू। ओके, देखो यार, इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो समझिए, जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसको लॉन्च किया गया था ईयर 2015 में। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई कोलेटरल फ्री जो है वो लोन्स दिए जा सके, है ना, फॉर फैसिलिटेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। का मतलब क्या है? बेसिकली जो बहुत ही छोटे बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो बिजनेस जिनको हम बोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस भी आप इन्हें बोल सकते हैं, एंटरप्राइजेस, उनको जो है एक कोलेटरल फ्री जो है लोन दिया जा सके। कितनी धनराशि तक? तो 10 lakhs की धनराशि तक ये लोन दिया जा सकता था। तो इसका सेकंड आंसर तो खैर करेक्ट हो ही गया। इसके अलावा अब आपको दो तीन चीजें और ध्यान में रखनी है। एक एक तो ये मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मुद्रा, इसका फुल फॉर्म, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना, आपको पता ही है, मैं एक से 10 बातें रिलेट करके बताता हूँ। तो मुद्रा का क्या फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंदर ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा के कितने प्रोडक्ट हैं? तो इस ये जो एजेंसी एक सेटअप की गई ना, मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, भाई ये अब जो पीएमएमवाई है, ये किसके थ्रू दी जाएगी? तो ये एक एजेंसी बनाई गई कि भाई आप इसमें फंडिंग दोगे किस तरीके से, तो उसके लिए एक एजेंसी तो बनानी पड़ेगी। तो पीएमएमवाई के तहत हमने मुद्रा का यहाँ पे फॉर्मेशन तो कर लिया। अब इस मुद्रा में 3 प्रोडक्ट हैं, उन 3 प्रोडक्ट के नाम क्या क्या हैं? एक है शिशु, ठीक है, शिशु। एक है आपका किशोर, और तीसरा प्रोडक्ट है इसमें आपका तरुण, ठीक है। शिशु प्रोडक्ट में बेसिकली क्या है कि इसमें 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं, है ना।
कोलेटरल फ्री ₹50,000 तक के क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई मुद्रा में जो किशोर प्रोडक्ट है इसमें कितने रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। तो इसमें 50,000 रुपए से लेकर के अपना 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, ठीक है? और जो इसका तरुण प्रोडक्ट है, बताओ आप क्या हो सकता है भाई 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक जाएगा। बिकॉज़ इसमें अपर कैप कितना है कि भैया आप मुद्रा पीएमएमवाई के तहत आप 10 लाख तक का लोन जो है वो दे सकते हो। वो भी इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर दिया जाता है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी या फिर तरुण कैटेगरी, ठीक है? तो बस इतनी सी बातें आपको थोड़ी-मोटी छोटी बातें हैं, याद रख लीजिएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये है आपका 15th क्वेश्चन फॉर कंट्रीब्यूशन टू व्हिच डांस वाज तंजौर बाला सरस्वती। ओके, ये मैंने आपको ऊपर ऐड कराया है क्या भरतनाट्यम वाले डांस में? बाला सरस्वती का नाम ही नहीं करा। ठीक है, एक ये नाम और आप इसमें ऐड कर लीजिए कि तंजौर बाला सरस्वती जी, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है? इनको जो है संगीत कलानिधि का यहाँ पे टाइटल भी मिला था, जो मद्रास म्यूजिक एकेडमी है उसके द्वारा, और ये बेसिकली आपके भरतनाट्यम डांस से एसोसिएटेड है, ठीक है? तो आप ना ये एक लिस्ट बनाते जाओ। अब जैसे मैं आपको पेन पेपर लेके बैठने को क्यों बोलता हूँ, आपने जैसे एक टॉपिक वहाँ पे डाल दिया कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं म्यूजिक की, या सॉरी जो क्लासिकल डांसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अब आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं क्लासिकल डांसेस के बारे में टाइम टू टाइम देता जाऊँगा ना, आपको वहाँ पे ऐड करते जाना है। और जब आप ये पूरी कहानी आप मैं मुश्किल से मुश्किल इसमें आपके 25 टू 30 लेक्चर्स कराऊँगा। सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। समझ रहे हो बात? इसलिए पैनाशिया सीरीज़ थोड़ी-सी हेल्पफुल रहती है आपके एग्ज़ाम्स में, बिकॉज़ हम इसको बहुत सारी चीज़ों को आप अगर इस तरीके से नोट डाउन करोगे, एक जगह उसको आप जॉट डाउन करते जाओगे, बहुत हेल्प होती है। ख़ैर, ये देखो सेमी एग्ज़ाम में ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं। इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा जी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली कोई भी अगर आपका बिल चेंज होता है उसमें अमेंडमेंट आता है तो वहां से क्वेश्चन आना मतलब अ, देखो फैमिली कोर्ट से ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर फैमिली कोर्ट आपके कोई सिलेबस में है या फिर इसे आना ही चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली चेंज हुआ है 2022 में, है ना? तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखिए कोई भी बिल चेंज होगा, कोई लॉ चेंज होगा, है ना? तो वहाँ से क्वेश्चन कहीं न कहीं आ सकता है। तो भई इसके बारे में यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भई लोकसभा में ये 18 जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इससे पहले जो फैमिली कोर्ट एक्ट था वो 1984 का था, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेट गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि वो फैमिली कोर्ट को जो है एस्टैब्लिश करें, उसमें इवन रिक्रूट करने की पावर भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। दिस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन पंजाब एंड तमिलनाडु, गलत बात है। ये एक्ट जो है पंजाब और तमिलनाडु यानी सारे के सारे स्टेट्स में ही वैलिड है, राइट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक? चलो, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन्स? ओके। वैसे ये सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन है, तो जो अगर आपने जनरल साइंस की मेरी क्लास की है तो उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मैंने उसमें बायोलॉजी में सेल वगैरह का बहुत डिटेल में कराया हुआ है, अगर आप चाहो तो अभी भी जाके उसे देख लोगे, तो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जो-जो मैंने टॉपिक करा दिए, उनके डाउट्स पूरे दूर हो जाएँगे, है ना? अच्छा जी, करेक्ट क्या है सेल मेम्ब्रेन के बारे में? तो सेल मेम्ब्रेन जो अच्छा आपको ये पता है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या-क्या होता है? तो फिलहाल तो मैं आपको इसमें एटलीस्ट ये बता ही देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन में जो है मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, देन आपका ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है? और अपने इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब किस तरीके के प्रोटीन्स होते हैं हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो याद रखिएगा एक ग्लाइकोप्रोटीन हमें देखने को मिलता है, फिर इसी में आता है आपका अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना? तो याद रखना कौन सा हमें हेलिक्स प्रोटीन देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो है देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन में। फिर इसके अलावा चैनल प्रोटीन होता है, चैनल प्रोटीन। फिर आपका इसमें आ जाता है पेरिफेरल और इंटीग्रल, है ना? मतलब पेरिफेरल इंटीग्रल तो क्या है वो उसके नाम है, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि अल्फा हेलिक्स कौन-सा तरीके का प्रोटीन होता है, तो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन अपना सेल मेम्ब्रेन में होता है। अच्छा क्या कोलेस्ट्रॉल प्रेज़ेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में? हाँ जी,
कोलेस्ट्रॉल जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपके तो आई गेस आपको अब ये क्लियर हो ही गया होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होते हैं और आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक। फर्स्ट आंसर इज आप करेक्ट। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं सिर्फ मेम्ब्रेन करके लिख रहा हूँ, समझ जाना सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, लिख ही देता हूँ। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि भाई ये जो सेल वॉल होती है वो मेजरली आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, प्लांट्स के अलावा कुछ फंगाई में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सम फंगाई, कुछ एल्गी में भी आपको देखने को मिलेगी एंड कुछ बैक्टीरियाज में भी अपनी हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये हर सेल में, यानी कि कोई भी सेल हो, एवरी सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती ही है। वो चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन जरूर होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, एक क्वेश्चन आया था कि सेल क्या टाइम के साथ क्या आपका थिक होता जाता है, ठीक है। टाइम के साथ तो सेल वॉल थिक होती जाती है। याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है ना, वो लाइफ टाइम सेम रहती है। इज सेम लाइफ टाइम, है ना। ये नेम जैसा लिख रहा है ना, सेम है ये, है ना। सेम सेम लाइफ टाइम, यानी कि कोई भी अगर सेल है ना तो उसमें जो भी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम सेम रहेगी, ठीक है। और नॉर्मली इसकी जो थिकनेस होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, वो 7.5 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर ऐसा जो है आपको देखने को मिलती है यूजुअली। अच्छा, और क्या इसमें क्वेश्चन आता है सेल मेम्ब्रेन से। हाँ, तो एक बात याद रखिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया या फिर आपका सेल डिवीजन हो गया, है ना, ये सब में आपका सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। या फिर आपका कुछ जो परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ, परमिएबिलिटी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो बस ठीक है, इतनी सी चीज़ें याद रखो। बाकी अगर डिटेल में टॉपिक चाहिए है तो आप जाकर के जनरल साइंस पैनेशिया डालिएगा, है ना, जनरल साइंस पैनेशिया ऐसा कुछ। वहाँ पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री सब ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा रखा है। और आपका बायोलॉजी भी अच्छे, मतलब जो जो टॉपिक मैंने पीसीएम में, पीसीबी से बेसिकली कवर कर, जो भी टॉपिक कवर कर दिया है ना, तो मतलब वो फिर कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ और करने की नीड है नहीं। अच्छा जी, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस। अब यूटी की बात हो रही है ना। तो अच्छा चलो, अगर मैं यहाँ पे ये मेल लिटरेसी रेट हटा देता हूँ, सिर्फ अगर हम लिटरेसी रेट की भी बात करें, तो अगर आपको इसमें आंसर पता हो तो बताएं जरा। अगर मैं सिर्फ लिटरेसी रेट की बात करता हूँ कि भाई कौन सी यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मेल की हम बात करें तो भाई मेल हो फीमेल हो दोनों की हाईएस्ट कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे यूटी कौन सी, मैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, इतनी सी बात तो दिमाग में होगी, है ना। तो मेल हो फीमेल हो या ओवरऑल हो, सब में ही लक्षद्वीप यहाँ पे टॉप करता है। अच्छा, अगर लोएस्ट पूछ लिया जाए तो याद रखना लोएस्ट में आपका आ जाएगा दादर एंड नागर हवेली, उस समय की बात हो रही है ना। दादर एंड नागर हवेली अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर अब तो ये मर्ज हो गई यूनियन टेरिटरी ऐसा वैसा, तो कंफ्यूजन नहीं लेने का है। चलो, तो यहाँ पे देखो यार, ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये रिपीट होगा अगेन, इसको अच्छे से याद रख लो बिल्कुल। कहीं पे ही बात हो, एक वाइंडिंग रिज बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो ये क्या, ये तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या हो गया। देखो लेट से अगर ऐसा कोई लैंड है, ठीक है। अब इसमें ना कैसे बनाऊं यार मैं इसको, देखो ऐसा, ये हो गया, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये ना ऊपर को उठा हुआ है। अगर आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ना ऐसा है, ऐसा, समझ रहे हो। थोड़ा सा बस ये ऊपर उठा हुआ है, एक ग्रेटिफाइड सैंड जो है और ग्रेवल है उसका ये एक इस तरीके से रिज सा बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं एस्कर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्कर बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो बस इसको याद रख लो, एस्कर होता है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है। आप चाहो तो इसको गूगल कर लेना, एक बार एस्कर को गूगल करो तो आपको उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, समझ में आएगा थोड़ा सा बेटर। इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से उठाता हूँ, है ना। इसमें मैं कुछ इमेजेस डाल दूंगा,
तो उनसे क्या होगा, आप इमेजेस को देख करके मैं सारे ही इसके ऑप्शन समझा देता हूँ, तो आपको वो फिजिकल ज्योग्राफी वाला टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना? चलो छोड़ो इसको अभी। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना? तो ठीक है, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा क्या आपको सेशन लगा, एंड फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।